हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ अपनी नई क्लास के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप परीक्षा में कैसी कॉपी लिख कर आए, कॉपी पर क्या लिख के आए, कॉपी पर कैसे लिख कर आए कि आपका जो नंबर है वो पूरा का पूरा उठे। क्योंकि जब भी एग्जामिनर के सामने आके कॉपी जाती है तो एग्जामिनर को तो ये तो पता होता नहीं कि आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं कि एक डल स्टूडेंट हैं, आपने पूरे साल मेहनत की है कि आपने एक महीने की पढ़ाई की है, या आपने ईमानदारी से वहां पे कॉपी लिखी है कि बेईमानी करके कॉपी लिखी। उनको ये नहीं पता होता। उनको सिर्फ क्या बताती है, आपकी कॉपी बताती है, आपकी जो आंसर शीट होती है वो बताती है कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। तो उस आंसर शीट को अगर आपने सही ढंग से प्रेजेंट किया, एग्जामिनर के सामने अगर आंसर शीट को आपने सही ढंग से प्रेजेंट किया, तो वही आंसर शीट आपको अच्छे नंबर दिला सकती है और वही आंसर शीट आपको खराब नंबर दिला सकती है। तो आज की क्लास मेरी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं या इस वर्ष किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। एग्जामिनर के सामने अगर उनकी आंसर शीट सही ढंग से लिखी हुई पहुंची तो वही आंसर शीट उनको 90 प्लस मार्क्स दिला सकती है, और अगर सही ढंग से आंसर शीट लिखी हुई नहीं पहुंची तो वही आंसर शीट उनको 60 या फिर 55 या 50 बिलो 50 नंबर दिला सकती है। तो आंसर शीट को कैसे लिखना है ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। और जैसा कि जानते हैं कि ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, यहाँ पे आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिलता है। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री है भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसा तो लगता नहीं है कि सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा लगता हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब ज्यादा देर न करते हुए चले चलते अपनी एक एक पॉइंट को मैं गौर करके एक एक पॉइंट को मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि आप कैसे अपनी कॉपी पर लिख कर आए कि जिससे आपको आपकी परीक्षा में कंप्लीट मार्क्स मिल सके। तो पहले आप ये जान लीजिए कि आप अगर मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, मेरी बताई हुई एक एक टिप्स आपने गौर से सुन ली और उसे अपनी एग्जाम में फॉलो किया, तो आपके नंबर को टॉप पोजीशन पे आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो पहली टिप्स ये है आपके सामने कि यदि आप अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन रखेंगे पहले पेज से ही, ये नहीं कि पहला पेज गंदा कर दिया उसके बाद आप अपने पीछे कॉपी पे अच्छा लिख रहे हैं, पहले पेज से ही आप अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन रखना सीख लीजिए। नीट एंड क्लीन रखेंगे तो इससे जो एग्जामिनर के ऊपर एक जो गुड इफेक्ट पड़ता है। और नीट एंड क्लीन रखने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। मैं सारे स्टूडेंट के लिए सलाह दे रहा हूं कि कॉपी को नीट एंड क्लीन रखना सीखे। नीट एंड क्लीन रखने के लिए ये होता है कि आप जो कुछ भी लिखिए स्पेस देकर लिखिए, मतलब उसमें स्पेसिंग करके लिखिए। जो लेटर्स के मतलब लेटर के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए या फिर वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। स्पेस देके लिख रहे हैं, जिनकी राइटिंग खराब है अगर वो भी स्पेस देके लिख रहे हैं तो उनकी कॉपी भी देखने में नीट एंड क्लीन लगेगी, उनकी कॉपी भी अच्छा इफेक्ट एग्जामिनर के ऊपर डाल पाएगी। तो ये पहली टिप को ध्यान में रख लीजिएगा कि आपको अपनी कॉपी नीट एंड क्लीन ही एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करनी है। क्लियर। अगली टिप्स के अनुसार ये होना चाहिए कि आपकी जो हैंड राइटिंग हो वो एलिजिबल हो, मतलब पढ़ने लायक हो। ऐसा लिखिए कि उसमें जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, वो पढ़ने में आए। एग्जामिनर के अगर जो पढ़ने में शब्द आ रहे हैं तभी वो उन शब्दों पे ध्यान देगा, उन्हीं शब्दों पे नंबर चेक देगा। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि जो मन में आए, जैसा मन में आया, जैसे क्लास में लिखते रहते हैं, टीचर्स बोलते रहते हैं कि साफ लिखो, तो वैसे ही एग्जाम में लिख के चले आते हैं। तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जिनकी राइटिंग सही नहीं है, जिनकी राइटिंग गंदी है, तो कोशिश ये करें कि कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करें जिससे कि वो पढ़ने में आए। और अगर हैंड राइटिंग पढ़ने में आ रही है तो निश्चित ही एग्जामिनर उसे चेक करेगा, और जब चेक करेगा तो नंबर देगा। तो पहले दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी कॉपी पर पढ़ने योग्य लिखना होगा। राइटिंग गंदी है तब भी, हैंड राइटिंग नहीं साफ सही लिख जाती है, कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ने योग्य हैंड राइटिंग होती है वो तो सब कोई लिख सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पढ़ने योग्य लिखिए कॉपी पर। तो आगे बताते हैं अगले टिप्स के अनुसार कि आपको कोशिश ये करनी है कि जो आंसर शीट पे कटिंग ना की जाए। प्रयास ये करना है कि जो कुछ भी लिखे उसमें कटिंग ना कीजिए, लेकिन अगर मजबूरी में काटना पड़ रहा है तो बस एक लाइन खींचिए उसके ऊपर, उसे काट दीजिए। ये नहीं कि उसके ऊपर घोंचने लगे एकदम, उसे जब तक दिखना बंद ना हो जाए तब तक उसे घोंचते रहे। एक लाइन खींचिए और वो काट दीजिए। वहां पे आपको ये होगा कि आपकी कॉपी जो है देखने में गंदी नहीं लगेगी एक लाइन से काटने पर। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि आपको ऐसा कुछ लिखना ही ना पड़े कि जिससे आपको काटना पड़े।
लेकिन अगर काटने की नौबत आ जाती है, आपको कुछ लाइनें कोई काटनी पड़ती, कोई वर्ड काटना पड़ता, तो बस एक लाइन खींचिए और उसे काट दीजिए। क्लियर। तो अगली टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको करना यह रहेगा कि क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं तो उन क्वेश्चंस के अनुसार जो आंसर में आपने लिखा तो उसमें वर्ड्स को हाईलाइट करना सीखिए। कुछ कीवर्ड्स उसमें देख लीजिए कि कौन कौन से कीवर्ड इसके आंसर के लिए जरूरी हैं, और उन्हीं कीवर्ड्स के माध्यम से मेरे जो आंसर है ऊपर का जिसमें लिखा हुआ है उस आंसर का, उस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो उन्हीं कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट का मतलब अंडरलाइन कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हाइलाइटर का यूज कर देते हैं, तो हाइलाइटर का यूज करना कोई बुरी बात नहीं, बस तो हाइलाइटर ये होता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाइलाइटर को आप यूज करते समय बहुत ध्यान से यूज करना रहता है, कहीं दूसरे वर्ड पे ना चला जाए वो भी हाईलाइट हो जाए। तो हाइलाइटर का यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तभी हाइलाइटर का यूज कीजिए। अगर टाइम नहीं है तो जो मेन की फैक्ट्स है, की वर्ड्स है, उनके नीचे अंडरलाइन कर दिए, जिससे एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करते समय वो कीवर्ड उनकी निगाह में आ जाए और उस कीवर्ड्स को वो उसके अपने क्वेश्चन के साथ टैली करके देख ले, जिससे उसे पता लग जाए कि हाँ बच्चे ने अपने मन से लिखा है, अपनी मेहनत करके इसके आंसर को दिया है, और उन कीवर्ड्स के माध्यम से आपको पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाए। क्योंकि अगर एग्जामिनर ज्यादा डीप पढ़ने गया तो कहीं ना कहीं गलती निकाल देगा, और आपने अगर वर्ड्स को हाईलाइट करके रखा है तो वही हाईलाइटेड वर्ड उस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर देंगे। तो वर्ड्स को हाईलाइट करना सीखिए। अगर वर्ड हाईलाइट करके रखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगली टिप्स के अनुसार ये होता है कि आप अगर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन के आंसर को देते समय स्पेस दीजिए, कम से कम एक लाइन या दो लाइन छोड़िए, और उसके बीच में एक पार्टीशन कर दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, जिससे कि जो एग्जामिनर चेक करते समय ये चीज देखेगा कि ये कोई बच्चे ने एक क्वेश्चन के बीच में दूसरे क्वेश्चन के पार्टीशन कर रखा, अर्थात एक क्वेश्चन ऊपर है दूसरा क्वेश्चन नीचे है, तो पार्टीशन करना देखिए। क्योंकि जब कॉपी चेक करने के लिए बैठते हैं कोई एग्जामिनर तो उनको टाइम बहुत कम दिया जाता है, तो उसमें उनको क्वेश्चन के आंसर पढ़ने भी रहते हैं और पूरी कॉपी को जल्दी जल्दी चेक भी करना है, तो जल्दबाजी में गलती ना होने पाए, इसलिए एक क्वेश्चन से और दूसरे क्वेश्चन के बीच में स्पेस जरूर दीजिए, और वहां पे पार्टीशन, एक लाइन खींच के पार्टीशन जरूर कर दिया कीजिए कि ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ है और इस पार्टीशन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और बीच में अगर आपके हाईलाइटेड वर्ड होंगे तो एग्जामिनर जो होगा बहुत ही आसानी से आपके आंसर को चेक कर लेगा, और जब आंसर से जब पूरे वो चेक कर पूरे हाईलाइटेड वर्ड से आंसर चेक करेगा तो वो नंबर भी पूरे देगा, और साथ में पार्टीशन रहेगा तो उसको ये भी क्लियर रहेगा कि यहाँ ये पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन शुरू हुआ, तो उसे चेक करने में आसानी होगी और वहां पे आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है क्वेश्चन के आंसर देने की। क्वेश्चन का आंसर हमें किस प्रकार से देना चाहिए जिससे कि ज्यादा नंबर मिले। तो आप ये ध्यान रखिए कि एक नंबर के क्वेश्चन का जो एक नंबर वाला क्वेश्चन आता है उसका आंसर 2 लाइनों में दीजिए, 2 नंबर वाला आता है तो 4 लाइनों में दीजिए, और 3 नंबर वाला आता है तो 6 लाइनों में दीजिए। अर्थात ये ध्यान रखिए कितने नंबर के क्वेश्चन है उससे डबल लाइनें आप लिखिए। लेकिन ये कब तक करेंगे, जब केवल 3 नंबर तक, जहां पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन को आपको डेकोरेट करके लिखना होगा, वहां पे आपको फ्लो चार्ट बना सकते हैं, वहां पे आप डायग्राम बना सकते हैं, उसकी हेडिंग्स हो। लॉन्ग क्वेश्चन को लिखते समय एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि लॉन्ग क्वेश्चन को हमेशा हेडिंग्स में लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपके पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ ले। और अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो पैराग्राफ में लिखते समय आप एग्जामिनर पढ़ेगा तो 1 लाइन 2 लाइन पढ़ के बस जर्नल मार्किंग करके चला जाएगा, जर्नल मार्किंग करके चला। लेकिन अगर आपने हेडिंग्स करके लिखा है, वहां पे पॉइंट्स क्लियर आउट किए हैं, तो एग्जामिनर की निगाह पहले उन्हीं हेडिंग्स पे पड़ेगी, उन्हीं पॉइंट्स पे पड़ेगी, जिससे कि वो जो आपके वहां पे हेडिंग है उन हेडिंग को पढ़ के समझ जाएगा कि इसके आंसर को आपने एकदम सही सही और अच्छे से लिख रखा है। तो हेडिंग देखकर आपको वहां पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय हमेशा हेडिंग का यूज कीजिए, हेडिंग के यूज के साथ ही लॉन्ग क्वेश्चन का प्रयोग कीजिए। क्लियर। अगली टिप्स के अनुसार अगर आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर जिस तरीके से सब देते हैं उसी तरीके से, मतलब दिया गया पहले का आ सही है, दूसरे का बा सही है, तीसरे का सा सही है, इस तरीके से भी लिख सकते करिए कि फर्स्ट आ, सेकंड बा, थर्ड सा। लेकिन आपके पास यदि समय है, आप अगर करने बैठ रहे हैं और आपने देखा आपके पास टाइम है, तो ये ध्यान रखिए कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहले प्रश्न लिख दीजिए, उसके बाद उसका सही विकल्प यानी कि सही आंसर उसके नीचे लिखिए, ना कि सही विकल्प का नंबर आप लिखिए। कोशिश ये कीजिए कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूरा लिखिए, प्रश्न को पूरा लिख लीजिए और उसके बाद उसका आंसर एक उसका सही विकल्प जो होगा वो लिखिए।
जिस तरीके से आप आंसर दे रहे हैं, जैसे पहले का आ दूसरे का बा, इस तरीके से भी सही हो सकता है। लेकिन अगर एग्जामिनर कंफ्यूज हुआ तो वहां पे वो आंसर आपके काट सकता है। लेकिन इस तरीके से आंसर देने पर आपका जो सही आंसर होगा वो कंप्लीट नंबर लेके आएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में कोशिश ये कीजिए कि प्रश्न लिखने के बाद उसका उत्तर ही लिखिए, उसका खंड नंबर मत लिखिए। क्लियर। अगले टिप्स के अनुसार ये होता है कि आप कोशिश ये कीजिए कि अपने पेपर को सीक्वेंस में सॉल्व कीजिए। सीक्वेंस का मतलब जैसे खंड आ का आपने शुरू किया, सेक्शन ए आपने शुरू किया, तो सेक्शन ए का कोशिश ये कीजिए कि सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन के आंसर आप सेक्शन ए में ही दे दीजिए। कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपके आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपने लिखना शुरू किया, तो आप एक दो क्वेश्चन करने के बाद आप उसका आंसर भूल गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सेक्शन बी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोशिश हमेशा यही आपकी रहनी चाहिए कि जिस सेक्शन को आप स्टार्ट कीजिए उस सेक्शन को आप कंप्लीट कीजिए एक ही जगह पर, जिससे कि एग्जामिनर जो होगा वो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आपने पहले लिख दिया सेक्शन ए प्रश्न नंबर 1 का लिख दिया, फिर तुरंत उसके बाद सेक्शन सी डाला, सेक्शन सी प्रश्न नंबर 1 खा, उसके बाद फिर सेक्शन बी डाल दिया, इस तरीके से सेक्शन बदला, क्वेश्चन बदले, क्वेश्चन के खंड को बदला, तो वहां पे एग्जामिनर कंफ्यूज होता है और इरिटेट होता है। बार बार सेक्शन बदलता है, बार बार क्वेश्चन नंबर बदलता है, तो उससे वो इरिटेट होता है। जब एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा तो आपके निश्चित ही आपके नंबर पे ही उसे हमला करना है। तो ये बात ध्यान रखिए कि आप जब भी जो कोई भी सेक्शन शुरू कीजिए तो उस सेक्शन पे कंप्लीट उसी सेक्शन का आंसर दीजिए। न किसी कारणवश आपको कंप्लीट सेक्शन का आंसर एक जगह पे नहीं दे पाते हैं तो आप जैसा देना चाहे वैसा दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि सेक्शन को कंप्लीट रखिएगा। और अगली टिप्स के अनुसार, अगर आपके सामने अंतर बताने वाला प्रश्न आ जाता है, अगर डिफरेंस बताने वाला प्रश्न आता है, तो डिफरेंस बताने वाले प्रश्न को हमेशा कॉलम में ही रखिए। मतलब एक कॉलम, दो कॉलम, कॉलम ए, कॉलम बी। तो ऐसे प्रश्नों को कॉलम्स के अंतर्गत ही आंसर देना ज्यादा सुटेबल होता है। यहीं पर आपको उसके सही नंबर मिल सकते हैं। अगर आपने जिसे पहला डिफरेंस लिखना है तो पहले का ऊपर एक हेडिंग बना के लिख दिया, फिर दूसरे की हेडिंग बना के लिख दिया, इससे आपके नंबर के कटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन आप कॉलम्स में अगर लिखेंगे तो वहां पे आपके नंबर नहीं कटने वाले। क्लियर। आगे अगले टिप्स के अनुसार ये होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन का जो अगर एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन के एग्जाम्पल को दें, तो एग्जाम्पल कोशिश ये कीजिए कि डायग्राम के माध्यम से दीजिए। अगर आप डायग्राम के माध्यम से देंगे तो आपका वो जो आंसर है ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। और साइंस के क्वेश्चन के लिए तो साइंस का आंसर हमेशा डायग्राम के माध्यम से ही दीजिए, क्योंकि साइंस में डायग्राम अगर रहेगा तो साइंस डायग्राम बेस पे जो सब्जेक्ट है और डायग्राम से ही अगर उसका एग्जाम्पल दिया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है उसमें अगर फिगर बनाने को आ जाए तो फिगर में प्रॉपर लेबलिंग जरूर कीजिए। अगर फिगर में लेबलिंग आपने नहीं कर रखी बायो के तो वहां पे आपका बायो का फिगर ही काट दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि बायो के फिगर को में प्रॉपर लेबलिंग जरूर कीजिए। क्लियर। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व किया जाए। न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स में मिल सकते हैं, केमिस्ट्री में भी मिल सकते हैं, और मैथमेटिक्स तो न्यूमेरिकल ही होता है। तो आप ध्यान रखिए कि पहले आप वहां पे गिवन दे दीजिए, मतलब क्या क्या चीजें आपको क्वेश्चन से मिल रही हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपको, कौन कौन से पॉइंट्स आपको क्वेश्चन से मिल रहे हैं, तो वो ज्ञात है, दिया है, देकर वहां पे आप गिवन करके लिख सकते हैं। फिर अगले स्टेप में आप ये कीजिए कि आप वहां पे वो फॉर्मूला बताइए, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखिए कि आप वहां पे वो फॉर्मूला बताइए कि वो फॉर्मूला कौन सा यूज करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। फिर आप सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन करने के बाद जब आंसर आए तो आंसर को एक बॉक्स में जरूर बंद कर दीजिए। आंसर बॉक्स में रहेगा जिससे एग्जामिनर को ये पता लग जाएगा कि यही इसका आंसर है, और वहां पे उस आंसर को चेक कर लीजिए। हाँ, एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि इक्वल जहां लगाना हो इक्वल नहीं लगाते सही तरीके से, कि किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सही तरीके से वो सिंबल्स का यूज नहीं करते, तो इससे भी आपके नंबर के कटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि जहां पे सिंबल का सही यूज अगर करना है तो सिंबल का यूज जरूर कीजिए, सिंबल को मत छोड़ के आइए। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं जिससे उनके भी क्वेश्चन के नंबर कम हो जाते हैं। तो सिंबल्स का यूज सही ढंग से कीजिए। क्लियर। अब आते हैं पेपर मार्जिन के। कॉपी पे बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि कॉपी इधर से मोड़ी, इधर से मोड़ी, यानी कि जो लाइन खींच ली, बीच में छोटा सा स्पेस बचा लिया और उसमें लिखना शुरू करते हैं। तो भाई मार्जिन होती किस लिए है? कॉपी को इस तरीके से बगल से मोड़ना या बगल से लाइन खींचना क्यों बताया जाता है बार बार? इसलिए बताया जाता है कि कॉपी को कहीं सिलना हुआ, कहीं स्टेपल करना हुआ, तो आपके आंसर उसके साथ सिल ना जाए, स्टेपल ना हो जाए,
तो इसलिए मार्जिन करने के लिए बताया जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो 60% कॉपी को मार्जिन में निकाल देते हैं, बीच में 40% का स्पेस लेते हैं और उसी पे लिखते हैं। ये चीज़ गलत है। आप ये ध्यान रखिए कि थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा उधर से, मतलब मैक्सिमम आप अपनी कॉपी स्पेस का 10% मार्जिन में यूज कीजिए। 10 से 15% ही कॉपी मार्जिन का यूज कीजिए, जिससे कि आप स्टेपल करना हुआ या कॉपी को किस तरीके से बांधना हुआ तो आपके वहां पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। और ज्यादातर आपको जो स्टेपलर साइड में कॉपी होती है उसी साइड में ही मार्जिन निकालिए, सेम इधर की साइड को छोड़ के रखिए, क्योंकि मार्जिन अगर ज्यादा रहती है तो एग्जामिनर उस मार्जिन को देखकर भी इरिटेट हो जाता है। तो आप अपने एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करेंगे, तो मार्जिन कोशिश कीजिए कम से कम रखने की। क्लियर। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है आपके लिए कि आप अपनी कॉपी पर लाइट हैंड से लिखिए। लाइट हैंड का मतलब ये कि हल्के हाथों से लिखिए, जिससे कि जो कॉपी है वो पीछे पन्ने पर छपने ना पाए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दबा के लिखने लगते हैं, तो इससे दो नुकसान होता है। एक तो कॉपी गंदी दिखती है उनकी, और दूसरी ये होता है कि जो हाथ उनका दर्द होने लगता है। 3 घंटा वो पूरी तरीके से लिखने जाते, कभी ऐसे हाथ मोड़ेंगे, कभी ऐसे हाथ मोड़ेंगे, कभी ऐसे करेंगे। तो इससे ये होता है कि जो दबा के लिखते हैं पेन को, उससे वही दिक्कत उनके सामने आती है कि 3 घंटा प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि कॉपी पर जब भी लिखिए लाइट हैंड से लिखिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स अपने एग्जाम में आप फॉलो करेंगे और कॉपी को सही ढंग से लिख कर आएंगे। क्योंकि अगर कॉपी आपने सही ढंग से लिख रखी है तो ये चीज़ मान के चलिए कि आपके जो 20% नंबर अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। तो कॉपी को सही ढंग से लिखने की कोशिश कीजिए और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप रनिंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।